वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। शुरू करते हैं वर्ल्ड न्यूज हेडलाइंस के साथ। फ्रांस में फिर इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ बढ़ती जा रही है लहर। मसाजिद की दीवारों पर लिखे गए इस्लाम मुखालिफ नारे, 3 मसाजिद पर बनाए गए स्लिप का निशान। आर्मीनिया से जंग का 1 साल हुआ मुकम्मल। अजरबैजान में जश्न का माहौल। शोशा की मसाजिद में अजानों की गूंज। लोगों ने सड़कों पर निकलकर मनाया जश्न। सदर और खातून अव्वल ने फौजियों के साथ गुजारा वक्त। मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में अमेरिका फ़लस्तीनियों के लिए कौंसिल खाना खोलने पर बज़िद तो इसराइल हुआ नाराज। बैतुल मुक़द्दस में एक और अमेरिकी मिशन के लिए कोई गुंजाइश न होने की इसराइल ने कही बात। इजरायली जालिम पुलिस का एहतजाजी फ़लस्तीनियों के खिलाफ कार्रवाई जारी। अब कम अज कम 47 अफराद को लिया गया हिरासत में। तलाशी के नाम पर इसराइल फ़लस्तीनियों के खिलाफ खेल रहा है शरंगेज गिरफ्तारी का खेल। गुजरात के शहर अहमदाबाद में कायम जायडस कैडिला कंपनी की बिना सुई वाली वैक्सीन ज़ाइको-डी के 1 करोड़ डोसेज का मोदी सरकार ने दिया ऑर्डर। दुनिया की पहली प्लाज्म्ड DNA वैक्सीन है ज़ाइको-डी। और कांग्रेस ने राफेल डील को लेकर किया बड़ा दावा। कहा, राफेल घोटाले को दफनाने के लिए आधी रात को CBI डायरेक्टर आलोक वर्मा को हटा दिया गया। राफेल डील की गड़बड़ी को बताया डिफेंस का सबसे बड़ा घोटाला। और पेश है खबरों की तफसील। फ्रांस में इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ साजिशों और नफरत फैलाने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की से वाबस्ता मजहबी यूनियन डिटेब ने कहा है कि फ्रांस के मोटलिबोन, पोंटलारियर और रुबिक्स इलाकों में 3 मसाजिद की दीवारों पर इस्लाम मुखालिफ नारे लिखे गए। इस रिपोर्ट के मुताबिक नामालूम इस्लाम दुश्मन अफराद ने रात उन 3 मसाजिद की दीवारों पर सलेब का निशान बनाकर इस्लाम मुखालिफ नारे लिखे। फ्रांस में इस्लामोफोबिया गुज़िश्ता महीनों के दौरान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। वाज़ेह है कि इससे पहले फ्रांस की हुकूमत की जानिब से इस्लाम मुखालिफ मौक़िफ़ इख्तियार किए जाने के बाद मुल्क के फ्रेंच होम मिनिस्टर ने मज़ीद 6 मस्जिदों और कुछ दीगर मजहबी इदारों को इंतहा पसंदी की तबलीग के बहाने बंद करने का हुक्म दिया था। फ्रांस की हुकूमत के इन इस्लाम मुखालिफ इक़दामात की मुल्क के अंदर और आलमी सतह पर हर तरफ मज़म्मत की गई। आर्मीनिया और अजरबैजान के दरमियान हुई जंग के बाद जिस काराबाग को अजरबैजान ने आज़ाद कराते हुए दोबारा अपने कब्जे में ले लिया है, वहाँ की एक जगह शोशा में फिर एक मरतबा अजान की आवाज़ सुनाई देने लगी है। बता दें कि आर्मीनिया ने 30 साल पहले शोशा पर कब्जा किया तो यहाँ की जामे मस्जिद को जानवरों के बाड़े में तब्दील कर दिया था। मुसलमानों को ज़हनी अजियत देने के लिए बतौर ख़ास शोशा की तारीख़ जामा मस्जिद में बद जानवर भी बांधे गए। शोशा फतह हुआ तो उसकी रौनक अब दोबारा बहाल हो गई है और यहाँ पर अजानों की सदाएं बुलंद हो रही हैं। इस दरमियान अजरबैजान और तुर्की में आर्मीनिया के साथ हुई जंग में काराबाग की फतह का जश्न पुरजोश अंदाज में मनाया जा रहा है। सुबह का आगाज फौजी जवानों ने यादगार शोहदा पर हाजिरी से किया। हर शहीद की यादगार पर फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। बाद में फौजी जवान यादगार शोहदा गए और फूलों की चादर चढ़ाए। तुर्की के मजहबी उमूर के मिनिस्टर डॉक्टर अली अरबाश ने काराबाग की फतह पर आज़री भाइयों बहनों को मुबारकबाद का पैगाम दिया और दुआ की कि अल्लाह अजरबैजान और तुर्की की दोस्ती, एकजहती और भाईचारे को कायम रखे। अजरबैजान के आज़ाद होने वाले इलाकों में अल्लाह की किबरियाई की सदाएं अजान की सूरत में ता क़यामत तक बुलंद होती रहें। इस दौरान अजरबैजान के सदर इल्हाम अलीयूफ और उनकी अहलिया व खातून अव्वल मेहरबान अलीयूफ ने शोशा में फौजी जवानों से मुलाकात की और उनके साथ तस्वीरें खिंचवाईं। उन्होंने कहा कि काराबाग की फतह आज़री फ़ौज की मरहून मिन्नत है। फौजी जवानों ने आर्मीनिया को बदतरीन शिकस्त से दो चार किया कि आर्मीनिया की फ़ौज मैदान जंग छोड़कर भागने पर मजबूर हो गई थी।
फ़लस्तीन ने बैतुल मुक़द्दस या यरूशलेम में अमेरिकी कौंसल खाने को दोबारा खोलने के वादे को मुस्तरद करने पर इसराइल पर तनकीद की है। ये एक ऐसा इक़दाम है जिससे मुतनाज़ शहर में फ़लस्तीनियों के लिए वाशिंगटन के अहम सिफारती मिशन को बहाल किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नफ्ताली बेनेट ने हफ्ते के रोज़ कहा था कि बैतुल मुक़द्दस में एक और अमेरिकी मिशन के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। ट्रंप इंतज़ामिया ने अमेरिकी बैतुल मुक़द्दस कौंसलेट को बंद कर दिया था। ये एक ऐसा दफ्तर था जो बरसों से फ़लस्तीनियों के लिए डिफेक्टो सिफारत खाने के तौर पर काम किया करता था। अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन ने इसे दोबारा खोलने के अज़्म का इजहार किया है। अमेरिकी कौंसल खाने के दोबारा खोलने से ट्रंप के दौर में टूटे हुए फ़लस्तीनियों के साथ अमेरिकी ताल्लुकात को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। इसराइली पुलिस ने मकबूजा अंदरून शहर तुमरा में गिरफ्तारियों की मुहिम शुरू की, जिसमें अब तक कम से कम 47 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। मुकामी ज़राए ने बताया कि काबिज़ पुलिस ने म्यूनसिपल के एक मुलाजिम समेत शहर के 47 शहरियों को गिरफ्तार किया है। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस घर घर तलाशी की कार्रवाइयों तुमरा के महलों और गलियों में कर रही है। इस तलाशी के दौरान 50 के करीब अफराद को हिरासत में ले लिया गया। बता दें कि इसराइल ने शेख जर्रा, नाबलस व दीगर कई फ़लस्तीनी इलाकों में यहूदियों को बसाने के लिए ज़मीनें हथियाने का सिलसिला शुरू किया और फ़लस्तीनियों को ज़बरदस्ती उनके घरों से निकाला जा रहा है। इसराइल की इस मज़मूम हरकत की मुखालफत करने वाले एहतजाजियों को ज़बरदस्ती गिरफ्तार करते हुए कैद खाने में डाला जा रहा है। यहाँ तक कि मासूम बच्चों और बड़ों और ख़वातीन में भी फ़र्क नहीं कर रहा है इसराइल। यमन में हौसी बागियों और सऊदी क़यादत में इत्तेहादी फ़ोर्स की झड़पों और जंगों के दौरान यमन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी एलची ने कहा है कि यमन को अमन की बरकरारी के लिए एक सख्त चैलेंज का सामना है। रिपोर्ट के मुताबिक यमन पर सऊदी इत्तेहाद के हमले जारी हैं और इस मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी एलची हंस ग्रैंडबर्ग ने यमन के इलाके तास के दौरे के मौके पर कहा कि यमन पर होने वाले हमले और बड़े पैमाने पर इंसानी जानों का नुकसान एक जानिब इंसानी सूरत हाल को मज़ीद ख़राब कर रहा है, जबकि दूसरी जानिब अमन व अमान की बरकरारी के लिए होने वाली कोशिशों को सबूताज़ कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी एलची ने कामयाबी की उम्मीद का इजहार करते हुए मज़ीद कहा कि यमन में अमन के लिए कोशिश करना एक मुश्किल काम है, ताहम हमें इस बात को फरामोश नहीं करना चाहिए कि मज़ाकरात और गुफ्तगू के ज़रिए कशीदगी और जंग व गारतगिरी को शिकस्त दी जा सकती है। सीरिया के एयर डिफेंस सिस्टम ने मुल्क के मगरबी इलाके होम्स पर इसराइल के हमले को नाकाम बना दिया। इस हमले की तस्दीक करते हुए कहा गया है कि इसराइली फ़ौजों ने होम्स में कुछ अहदाफ को निशाना बनाने के लिए मिसाइल दागे, जिससे शाम के फ़िज़ाई दिफाई सिस्टम ने नाकारा बना दिया। ज़राए ने बताया है कि ज़्यादातर इसराइली मिसाइल नाकारा बना दिए गए, ताहम 2 सीरियन फ़ौजी ज़ख्मी हुए हैं, जबकि कुछ जगह पर इमलाक को नुकसान पहुंचा है। इसराइल की जानिब से इन खबरों पर कोई तबसरा सामने नहीं आया है। सीरिया में सन 2011 से जारी खाना जंगी के दौरान इसराइल मुतअद्दिद मरतबा शाम में फ़िज़ाई हमले कर चुका है। अफगानिस्तान की हिज़्ब इस्लामी के सरबरा और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म गुलबुद्दीन हिकमतयार ने ईरान पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो तालिबान की हुकूमत को आलमी सतह पर तस्लीम किए जाने में रुकावट डाल रहा है। ख्याल रहे कि रवां अगस्त के दरमियान अफगानिस्तान का मुकम्मल कंट्रोल संभालने के बाद तालिबान आलमी सतह पर अपनी हुकूमत को तस्लीम कराने पर जोर दे रही है। ऐसे में अफगान हिज़्ब इस्लामी के रहनुमा गुलबुद्दीन हिकमतयार ने इंकशाफ किया कि ईरान तहरीक तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने से रोकने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि जहाँ चीन, रूस, पाकिस्तान और दीगर कई हमसाया ममालिक तालिबान को तस्लीम करने का इरादा रखते हैं, वहाँ ईरान ने इस कार्रवाई को रोकने के लिए एक कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की है।
ईरानी अदालती हुक्काम ने कलीद नामी न्यूज़पेपर को इसलिए बंद कर दिया क्योंकि इस अखबार के फ्रंट पेज पर एक ग्राफिक शाये किया गया था जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई को मुल्क में गुर्बत की तस्वीर खींचते दिखाया गया था। नीम सरकारी ईरानी खबर रसाई इदारे महर के मुताबिक मीडिया की निगरान बॉडी ने हफ्ते के रोज़ शाये होने वाले इस ग्राफिक और ईरान में गुर्बत से मुताल्लिक़ मजमून के बाद इस अखबार पर पाबंदी आयद कर दी। कलीद अखबार की जानिब से इस बाबत कोई तबसरा नहीं किया गया है, ताहम ईरानी मीडिया के मुताबिक इस अखबार की वेबसाइट अब ऑफलाइन है। अमेरिका ने 8 नवंबर से अपने फ़िज़ाई और ज़मीनी रास्ते बैनुल-अक़वामी मुसाफिरों के लिए खोल दिए हैं, जिसके बाद ये तवक्को है कि अमेरिका का सफ़र करने वाले टूरिस्टों और मुसाफिरों की तादाद में गैर मामूली इजाफा हो जाएगा। अमेरिका ने साल 2020 की शुरुआत में कोरोना वायरस के फैलाव पर काबू पाने की कोशिश के सिलसिले में गैर मुल्की मुसाफिरों पर सफरी पाबंदियाँ लगा दी थीं, जिन्हें अब हटा लिया गया है। एक अमेरिकी फ़िज़ाई कंपनी यूनाइटेड एयरलाइंस ने कहा है कि वो गुज़िश्ता पीर के मुकाबले में इस पीर को 50% ज़्यादा इंटरनेशनल पैसेंजर्स की तवक्को कर रही है। गुज़िश्ता पीर को इस एयरलाइंस के ज़रिए तकरीबन 20,000 गैर मुल्की मुसाफिर अमेरिका में दाखिल हुए थे। वर्ल्ड न्यूज़ में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़। ब्रेक के बाद आइए देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। गुजरात के शहर अहमदाबाद में कायम जायडस कैडिला कंपनी ने एक बयान में कहा है कि मरकजी हुकूमत ने जायडस कैडिला कोविड-19 वैक्सीन ज़ाइकोडी की 1 करोड़ डोसेस का ऑर्डर दिया है, जो दुनिया की पहली प्लाज्म DNA वैक्सीन भी है। इस वैक्सीन की कीमत 265 रुपये फी डोज के हिसाब से खरीदारी हुई है। बिना सुई वाली इस वैक्सीन की कीमत 93 रुपये फी डोज होगी, ताहम जिस पर GST अलग से होगा। कंपनी ने कहा कि कीमत का तयन मरकज़ के साथ मुशावरत से किया गया है। पिछले महीने अहमदाबाद की कंपनी ने हुकूमत की तरफ से मुसलसल बातचीत के बाद वैक्सीन की कीमत को 265 रुपये फी डोज तक लाने पर इत्तफाक किया। कांग्रेस तर्जुमान पवन खेड़ा ने राफेल डील पर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की जानिब से राफेल मामले पर ऑपरेशन कवर अप चल रहा है। पूरे मामले को रफा दफा करने की कोशिश हो रही है। साल 2018 में इसी मामले को दबाने के लिए CBI में तख्ता पलट किया गया। हमारा सवाल है कि आधी रात को ये तख्ता पलट क्यों किया गया? 36 महीने बाद ये मामला क्यों सामने आया? उन्होंने कहा कि आधी रात को PM की सदारत वाली कमेटी ने CBI डायरेक्टर आलोक वर्मा को हटा दिया, जो राफेल घोटाले को दफनाने की एक साजिश थी। कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा ने राफेल डील की गड़बड़ी को डिफेंस का सबसे बड़ा घोटाला करार दिया। ऑपरेशन कवर अप में जो नवीनतम खुलासा है, राफेल के भ्रष्टाचार को दफनाने के लिए किस तरह मोदी सरकार ने CBI और ED के साथ मिलकर एक साठगांठ करके कैसे इस पूरे मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया। 4 अक्टूबर 2018 को, महत्वपूर्ण दिनांक, 4 अक्टूबर 2018 को भारतीय जनता पार्टी के 2 पूर्व मंत्री यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी जी और एक वरिष्ठ वकील ने राफेल सौदे में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का हवाला देते हुए उस वक्त के CBI के निदेशक को अपना पूरा हलफनामा, शिकायत का पुलिंदा एक फाइल सौंपी। यह हुआ 4 अक्टूबर 2018 को। दूसरा महत्वपूर्ण दिनांक 11 अक्टूबर 2018, यह खुलासा अभी कल ही हुआ है। 11 अक्टूबर 2018 को मॉरिशस सरकार के अटॉर्नी जनरल ने राफेल से जुड़े कमीशन के कथित भुगतान के संबंध में CBI को दस्तावेज दिए। 11 अक्टूबर 2018 को अटॉर्नी जनरल मॉरिशस के CBI को पूरा एक फाइल सौंपते हैं
और 23 अक्टूबर 2018 को प्रधानमंत्री की अगुवाई वाली एक समिति सीबीआई के निदेशक आलोक वर्मा को मध्य रात्रि में तख्ता पलट करके हटा देती। देखिए कितना रोचक ये संयोग है, प्रयोग है, जो भी है आपके सामने है। 4 अक्टूबर को शिकायत होती है राफेल पे। 11 अक्टूबर को मॉरिशस के अटॉर्नी जनरल एक और फाइल देते हैं राफेल से के जो मिडिलमैन है उसके ऊपर। लेकिन 23 अक्टूबर तक कोई इंक्वायरी नहीं ऑर्डर होती। बजाय इंक्वायरी ऑर्डर होने के तख्ता पलट हो जाता है सीबीआई में। सीबीआई में आधी रात को रेड होती है। सरकार खुद रेड कर रही सीबीआई में। आलोक वर्मा को हटाया जाता है और अपने चहेते नागेश्वर राव को सीबीआई का निदेशक बना दिया जाता है। यह प्रधानमंत्री की अगुवाई वाली समिति करती है, कोई और नहीं करता। प्रधानमंत्री स्वयं यह काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र के फॉर्मर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाराष्ट्र के मिनिस्टर नवाब मलिक पर कई इल्जाम लगाए हैं। उन्होंने कहा कि नवाब के परिवार का कनेक्शन अंडरवर्ल्ड से है और उन्होंने मुंबई बम धमाकों के मुलजिमीन से बेहद कम कीमतों पर जमीन खरीदी। उन्होंने सवाल किया कि मुंबई बम धमाकों के मुलजिमीन से आकर उन्होंने जमीन क्यों खरीदी? ऐसी कौन सी बात थी जिसकी वजह से मुंबई के गुनहगारों ने LBS रोड पर 3 एकड़ जमीन आपको 30 लाख रुपए में दे दी, जबकि यह जमीन करोड़ों रुपए की थी। फडणवीस ने इस दौरान 2 लोगों का नाम लिया। उन्होंने कहा कि सरदार शाह वली खान को सन 1993 के बम ब्लास्ट केस में उम्र कैद हुई थी, उसने टाइगर मेमन की मदद की थी। दूसरा सलीम पटेल नामी शख्स का जिक्र करते हुए वो बोले कि पटेल दाऊद इब्राहिम का आदमी था, वो हसीना पार्कर का ड्राइवर और बॉडीगार्ड भी था। अब कुर्ला में एक 3 एकड़ जगह 2 एकड़ 80 यानी 2.80 एकड़, 3 से थोड़ी कम, 1,23,000 स्क्वायर फीट की जगह, इसको गोवा वाला कंपाउंड कहा जाता है। तो गोवा वाला करके उनकी जगह थी। और ये जगह कहां है कुर्ला में? LBS रोड पर। जिनको LBS रोड, आपको तो मेरे से ज्यादा जानकारी है कि वो कितना प्राइस्ड एरिया है। LBS रोड पर ये जो जमीन है, इस जमीन की एक रजिस्ट्री सॉलिडस नाम की कंपनी के साथ हुई और मैंने आपको सारे कागजात दिए हैं। मैंने आपको ये रजिस्ट्री की कॉपी भी दी है। अभी ये जो इसमें जो हुआ है वो अगर हम देखें तो किसके किसके बीच हुआ है? ये हुआ है मरियम बाई विडो ऑफ गोवा वाला, मुंदिरा प्लम्बर। ये दोनों की तरफ से पावर ऑफ अटर्नी होल्डर है सलीम पटेल। इररिवोकेबल पावर ऑफ अटर्नी होल्डर है सलीम पटेल। और दूसरे बिक्री करने वाले कौन है? दूसरे बिक्री करने वाले हैं सरदार शाह वली खान। यानी सलीम पटेल और शाह वली खान ने मिलकर इस जमीन की बिक्री की है। बिक्री किसको की है? सॉलिडस इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। ये सॉलिडस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है नवाब मलिक जी के परिवार की। इस पर जो आपको मैंने दिया हुआ है, इस पर लेने वाले की साइन है, वो है फराज मलिक इनकी। इस सॉलिडस में 2019 में स्वयं नवाब मलिक भी थे। उन्होंने कुछ समय के लिए वो थे, बाद में फिर मंत्री बनने का उन्होंने इस्तीफा दिया और आज भी उनके परिवार के ही लोग उसमें हैं। फराज मलिक, इन्होंने ये जमीन खरीदी।
देवेंद्र फडणवीस के इल्जामों पर महाराष्ट्र के मिनिस्टर नवाब मलिक ने उल्टा फडणवीस को लेकर ही चौंकाने वाला दावा किया है। नवाब मलिक ने कहा कि कल सुबह 10 बजे इस बात का इंकशाफ किया जाएगा कि किस तरह फडणवीस ने मुंबई को अंडरवर्ल्ड की मदद से होस्टेज बना रखा था। देवेंद्र फडणवीस जी ने घोषणा की थी कि दिवाली के बाद पटाखे फोड़ेंगे। हमें लगता है कि पटाखे भीग गए और आवाज नहीं कर पाए। एक माहौल खड़ा किया गया कि नवाब मलिक के बम ब्लास्ट के आरोपियों से संबंध हैं। मैं देवेंद्र जी, आप 1999 में इस शहर में शायद पहली बार आए विधायक बन के, और 62 साल के जीवन में इस शहर में आपसे पहले दिवंगत मुंडे साहब भी नेता थे जो दाऊद से लोगों को जोड़ते रहे। हम जब मंत्री थे उस वक्त भी दाऊद को लेकर मुंडे साहब के बहुत सारे भाषण विधानसभा में होते रहे। लेकिन इस 62 साल के जीवन में या लोक प्रतिनिधि बनने के 26 साल जीवन में इस तरह के आरोप कभी भी हम पर कोई लगा नहीं पाया। आज एक जगह को लेके आपने कुछ कागजात लोगों के सामने रखे, कि 1.5 लाख फुट जमीन ये कौड़ी मोल माफिया के जरिए हमने खरीदी। हमें लगता है आपके जो मुखबिर हैं, आपके जानकारी देने वाले, हमें लगता है वो कच्चे खिलाड़ी हैं। आप कहते तो मैं ही सारा कागजात आपको दे देता और भी कागजात आपको उपलब्ध करा देता, लेकिन आपने अंडरवर्ल्ड का खेल शुरू किया है। आज तो सारी चीज़ें मैं बोलूँगा नहीं, लेकिन कल सुबह 10 बजे देवेंद्र जी का अंडरवर्ल्ड का क्या खेल है इस महाराष्ट्र में, और देवेंद्र जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए किस तरह से अंडरवर्ल्ड के जरिए पूरे शहर को हॉस्टेज बना रखा था, कल सुबह 10 बजे उसकी जानकारी देंगे। लगता है बीजेपी लीडरों के बेतुके बोल आइंदा साल होने वाले यूपी इलेक्शन में पार्टी की कश्ती डुबो सकते हैं। अब मध्य प्रदेश बीजेपी के लीडर व रियासत के पार्टी इंचार्ज पी मुरलीधर राव ने मुतनाज़ बयान खड़ा करते हुए बीजेपी के लिए मुसीबतें खड़ी कर दी है। मुरलीधर राव ने कहा कि ब्राह्मण और बनिया कम्युनिटी के लोग उनकी जेब में हैं। इस बयान के बाद अपोजिशन पार्टी कांग्रेस ने बीजेपी से माफ़ी मांगने की मांग की है। इससे पहले बीजेपी लीडर राव ने भाजपा के रियासती दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बीजेपी और उसकी सरकारें पिछड़े तबके को वोट बैंक के तौर पर नहीं देख रही, बल्कि उनके पिछड़ेपन, रोजगार और तालीम जैसी बुनियादी ज़रूरतों को दूर करने पर खुसूसी ध्यान देने जा रही है। इसके बाद जब उनसे पूछा गया कि बीजेपी के बारे में ये आम राय रही है कि पार्टी ब्राह्मणों और बनियों की सियासी पार्टी है और अब वो ST SC कम्युनिटी पर ध्यान देने की बात कर रही है, जबकि बीजेपी का नारा सबका साथ सबका विकास है। इस सवाल के जवाब में मुरलीधर राव ने अपने कुर्ते की जेब की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ब्राह्मण और बनिया मेरी जेब में है। मेरे जेब में ब्राह्मण है और मेरे जेब में बनिया है। आप कहते रहे कि एक सेकंड भाई साहब सुनो ना। अरे भाई साहब सुनिए ना, पूरा प्रश्न पूछा और मेरे को सुनना ही नहीं चाहते। आप जेब में ब्राह्मण है? नहीं, एक सुनो। अरे भाई, मेरा वोट बैंक में और मेरे कार्यकर्ताओं में, मेरे नेताओं में जब आप ब्राह्मण रहा तो ब्राह्मण पार्टी कहा, और बनिया है तो बनिया पार्टी कहा। अरे भाई आप कुछ तो फिर आप चलाओ पार्टी को। मैं भाई आप पत्रकार है तो प्रश्न पूछो और समाधान देने तक सत्र नहीं। मेरे जेब में ब्राह्मण है और मेरे जेब में बनिया है। आप कहते रहे कि एक सेकंड भाई साहब सुनो ना। अरे भाई साहब सुनिए ना, पूरा प्रश्न पूछा और मेरे को सुनना ही नहीं चाहते। आप जेब में ब्राह्मण है? नहीं, एक सुनो। अरे भाई, मेरा वोट बैंक में और मेरे कार्यकर्ताओं में, मेरे नेताओं में जब आप ब्राह्मण रहा तो ब्राह्मण पार्टी कहा, और बनिया है तो बनिया पार्टी कहा। अरे भाई आप कुछ तो फिर आप चलाओ पार्टी को। मैं
भाई आप पत्रकार है तो प्रश्न पूछो और समाधान देने तक। आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह ने बढ़ती महंगाई को लेकर नरेंद्र मोदी हुकूमत पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि लोग महंगाई की वजह से किलो से पाव पर आ गए हैं, अब तो भाजपा की हार तय है। देश में सुरसा की तरह बढ़ रही महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। सरसों का तेल पौवा में खरीदा जा रहा है और गाड़ी का तेल भी पौवा में खरीदा जा रहा है। आज गांव का नौजवान जब मोटरसाइकिल लेकर जाता है पेट्रोल पंप पर तो 25 रुपए का तेल भरवाता है, कहता है 1 पौवा तेल दे दो। हमारी माताएं बहनें घर में सब्जी बनाने के लिए तेल लेने जाती हैं तो कहती हैं 250 रुपए का तेल है, 1 पौवा तेल दे दो। और जब बाजार में सब्जी खरीदने जाती हैं तब भी अब किलो में सब्जी नहीं खरीदी जाती है, पौवा में सब्जी खरीदी जा रही है। तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ और सबका विकास ऐसे किया कि किलो से लोग पौवा पे आ गए। वर्ल्ड न्यूज के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। फ्रांस में फिर इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ बढ़ती जा रही है लहर। मसाजिद की दीवारों पर लिखे गए इस्लाम मुखालिफ नारे, 3 मसाजिद पर बनाए गए स्लिप का निशान। आर्मीनिया से जंग का 1 साल हुआ मुकम्मल। अजरबैजान में जश्न का माहौल, शोशा की मसाजिद में अजानों की गूंज, लोगों ने सड़कों पर निकलकर मनाया जश्न। सदर और खातून अव्वल ने फौजियों के साथ गुजारा वक्त। मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में अमेरिका फ़लस्तीनियों के लिए कौंसिल खाना खोलने पर बज़िद तो इसराइल हुआ नाराज। बैतुल मुक़द्दस में एक और अमेरिकी मिशन के लिए कोई गुंजाइश न होने की इसराइल ने कही बात। इजरायली जालिम पुलिस का एहतजाजी फ़लस्तीनियों के खिलाफ कार्रवाई जारी। अब कम अज कम 47 अफराद को लिया गया हिरासत में। तलाशी के नाम पर इसराइल फ़लस्तीनियों के खिलाफ खेल रहा है शरंगेज गिरफ्तारी का खेल। गुजरात के शहर अहमदाबाद में कायम जायडस कैडिला कंपनी की बिना सुई वाली वैक्सीन जाइको डी के 1 करोड़ डोसेस का मोदी सरकार ने दिया ऑर्डर। दुनिया की पहली प्लाज्म्ड DNA वैक्सीन है जाइको डी। और कांग्रेस ने राफेल डील को लेकर किया बड़ा दावा। कहा राफेल घोटाले को दफनाने के लिए आधी रात को CBI डायरेक्टर आलोक वर्मा को हटा दिया गया। राफेल डील की गड़बड़ी को बताया डिफेंस का सबसे बड़ा घोटाला। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी क्लोजिंग। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए BPN चैनल।